काफी सारी औरतें पढ़े लिखे होने के बावजूद, नॉलेज रखने के बावजूद इस लॉ को अपने लिए मिसयूज करती है। आजकल सबसे ज्यादा फीमेल्स अपनी एफआईआर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए कौन सा लॉ यूज करती है? अननेचुरल सेक्स। क्या आपके पास कोई मेडिकल एविडेंस है? ऐसा नहीं हो सकता कि हस्बैंड अगर 1 करोड़ कमा रहे तो 1 करोड़ का 1 करोड़ ही वाइफ और बच्चे को जाएगा। नो, कई लॉयर्स कट लेते हैं एलिमनी मेंटेनेंस और प्रॉपर्टी में जो मिला है। ऐसा है कुछ सर्टेन टाइप ऑफ लॉयर्स हैव दिस प्रैक्टिस कि वो एक अपना अमाउंट फिक्स कर लेते हैं। ग्रीड इज अ राइट टर्म टू यूज। मेरे पास एक केस है मैम, पत्नी ने मारा। इट इज नॉट जस्ट फीमेल्स हु आर विक्टिमाइज्ड, अनफॉर्चुनेटली लॉट ऑफ मेल्स आर इवन विक्टिमाइज्ड। व्हाई आजकल सुसाइड? कोई भी लड़का अगर सुसाइड करता है, वो लड़की रीसेटल हो सकती है लाइफ में, क्या उन माँ बाप का बच्चा वापस आ सकता है? देयर हार्ट ब्लीड्स, कैन यू कॉम्पनसेट देम? पेरेंटल प्रॉपर्टी में एक बीवी का कितना हक हो जाता है जब वो अलग होने की कगार पर। एक डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में टर्म है मैट्रिमोनियल हाउस। देखिए, मैट्रिमोनियल हाउस में रहने का एक डॉटर इन लॉ का तब तक राइट है जब तक वो उस प्रॉपर्टी के अंदर नॉनसेंस नहीं मचा। मैं नॉनसेंस भी करूं, मैं लड़ाई झगड़े भी करूं, और मैं अपने सीनियर सिटीजन इन लॉज को परेशान भी करूं, और फिर कहूं नहीं मेरा इस पे कानूनी हक है रहने का। आंसर इज नो, यू डोंट हैव दैट राइट। दहेज और डोमेस्टिक वायलेंस से महिलाओं को बचाने के लिए बने कानूनों का मिसयूज हो रहा है। ये मैं नहीं, देश की सबसे बड़ी अदालत ने कहा है। झूठे केसों के चलते बहुत सारे मर्दों की जिंदगी बर्बाद भी हुई है। तो अगर आपकी जिंदगी में मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट है या आप झूठे केस का सामना कर रहे हैं तो इससे कैसे निपटें, इस पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स की एक एक्सपर्ट लॉयर मीनल दुग्गल हमारे साथ हैं। बहुत बहुत स्वागत है मीनल आपका 1 to 1 विद रिचा में। थैंक यू सो मच मैम। मीनल, क्या महिलाएं डोमेस्टिक वायलेंस और डाउरी रिलेटेड लॉज का मिसयूज कर रही हैं? सुप्रीम कोर्ट चिंता जताती है इस पर। ये बहुत हद तक सही है कि आज हमारे देश में ये सिचुएशन आ चुका है जहाँ पे वुमेन सेंट्रिक लॉज जैसे कि डोमेस्टिक वायलेंस, मेंटेनेंस, डाउरी एक्ट, इसका बहुत बहुत ज़्यादा मिसयूज हो रहा है। आपकी शादी में डिस्प्यूट आता है, आप उस डिस्प्यूट का सॉल्यूशन करने के लिए लॉयर्स अप्रोच करते हैं, और आप उसका सबसे इजी तरीका सोचते हैं कि एक फॉल्स एलिगेशन भरा मुकदमा फाइल किया जाए। आपके साथ डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा हो, ना हो रहा हो, तब भी आप वो एलिगेशंस लगाते हैं। आप परिवार के बहुत सारे मेल लोगों पे एलिगेशंस लगाते हैं। आप एक मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट के तहत, मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट का मतलब क्या है? मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट का बेसिक मतलब ये है कि हमारी शादी नहीं चल पा रही। अगर आपकी शादी नहीं चल पा रही तो उनको टर्म्स एंड कंडीशंस पे आप एमिकेबली सेपरेट भी हो सकते हैं। आप मैरिज काउंसलिंग लेके उन चीज़ों को ठीक कर सकते हैं। बट हम क्या करते हैं? हम लॉयर्स को अप्रोच करते हैं, हम गलत एलिगेशंस लगाते हैं, और डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट का मिसयूज करते हैं। देखिए, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट क्यों लाया गया? क्योंकि उस टाइम जेन्युइन केसेस होते थे जहाँ पे औरतों को प्रताड़ित किया जाता था, उन्हें मारा जाता था, उनका शोषण किया जाता था। और ये केसेस अभी भी होते हैं। ये केसेस अभी भी होते हैं। बहुत सारी ऐसी औरतें हैं जो जेन्युइन विक्टिम्स हैं, लेकिन क्योंकि इस कानून का इतना ज़्यादा दुरुपयोग हो रहा है, इतना ज़्यादा मिसयूज़ हो रहा है, कोर्ट एक प्री कंसीव्ड नोशन के साथ बैठती है कि हाँ, ये कंप्लेंट झूठी है। अब जो जेन्युइन विक्टिम है, उसको इंसाफ मिलना मुश्किल है। और ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि काफ़ी सारी औरतें पढ़े लिखे होने के बावजूद, नॉलेज रखने के बावजूद इस लॉ को अपने लिए मिसयूज़ करती है। कैसे मिसयूज करती हैं? मैम, एक बहुत आसान एग्जाम्पल है। मेरे केस में दोनों बहुत पढ़े लिखे प्रोफेशनल्स थे। एक इंडियन एयरफोर्स ऑफिसर थे, और एक मैडम ने काफ़ी रेप्यूटेड इंस्टीट्यूशन से एमबीए का डिग्री लिया था, और वो जॉब में थी। उन दोनों का अरेंज शादी हुआ। दोनों पार्टीज ने बराबर का खर्च किया, हर चीज़ सही चल रही थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनकी आपस में एक अंडरस्टैंडिंग नहीं बन पाई। जो एक मैरिज में इम्पॉर्टेंट है, ट्रस्ट, रिस्पेक्ट, लव, वो सारी चीज़ें मिस हो गया। उनके कंपैटिबिलिटी इश्यूज आ गए। कंपैटिबिलिटी इश्यूज में उन दोनों ने डिसाइड किया कि नहीं, हम इस शादी को नहीं निभा सकते, तो इस शादी को आराम से तोड़ देते हैं, अलग हो जाते हैं। क्योंकि वो दोनों बच्चे कुछ ऐसे सोसाइटल प्रेशर में आ गए कि वो खत्म नहीं कर पा रहे थे इसको एमिकेबली। उन्होंने अपने पेरेंट्स को इन्वॉल्व किया। लड़के के पेरेंट्स मान गए, उन्होंने कहा ठीक है, जैसे तुम्हें ठीक लगता है कर लो। लड़की के फादर ने इमीडिएटली सेम रात को उस लड़के के डिपार्टमेंट को नोटिफाई करा
कि मेरी बेटी को आप इस लड़के ने मारने की कोशिश की है, जबकि ऐसा कुछ नहीं हुआ। जबकि उस लड़की राज़ी थी डिवोर्स के लड़की लिए। राज़ी थी, पूरा एक कन्वर्सेशन है, ऑडियो रिकॉर्डेड कन्वर्सेशन है कि नहीं, हमारे बीच में शादी नहीं चल पा रही, हमारे डिफरेंसेस हो रहे हैं, हमारी सोच आपस में मेल नहीं खा पा रही, इसको हम आगे नहीं ले जा सकते, हम साथ में बच्चा भी नहीं कर सकते, इसलिए हमें अलग करा दो। बट नहीं, फादर नहीं माना। फादर कहता मैं तो नहीं कराऊंगा। विद इन अ स्पैन ऑफ अ वीक लड़की ने वुमेन सेल में कंप्लेंट फाइल करा, जिसपे फादर इन लॉ, मैरिड नंद, मैरिड नंदोई, मदर इन लॉ, सब पे बहुत हीनियस एलिगेशंस लगाई। क्यों? अपने केस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, प्रेशर बिल्ड करने के लिए। कोई पूछा जाए आपको फादर इन लॉ और नंदोई पे क्यों एलिगेशन लगाना है? आपका डिस्प्यूट तो हस्बैंड से है। दिस इज अ प्रेशर बिल्डिंग ट्रिक। आप पूरी फैमिली पे एलिगेशंस लगाओ। और एलिगेशंस कैसे लगाओ? सेक्सुअल अब्यूज के एलिगेशंस लगाओ, छेड़छाड़ के एलिगेशंस लगाओ, रेप के एलिगेशंस लगाओ। आजकल सबसे ज्यादा फीमेल्स अपनी एफआईआर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए कौन सा लॉ यूज करती है? अननेचुरल सेक्स। मैं उस हर महिला से सवाल करना चाहती हूँ, जब आप बेडरूम के अंदर अपने हस्बैंड के साथ होती हैं, आप अपनी मर्जी से उसके साथ सेक्स में इंडल्ज होती हैं, मर्जी से उसके साथ अननेचुरल सेक्स भी करती हैं, तो बाद में किस बेस पे थाने के अंदर आके कहती है कि मैं अननेचुरल सेक्स की विक्टिम हूँ? क्या आपने, अगर मैं कहती हूँ आपके हस्बैंड, हाँ, आपकी कंसेंट हर चीज के लिए शादी में जरूरी है, इवन फॉर अ सेक्सुअल एक्टिविटी योर हस्बैंड नीड्स योर कंसेंट। आपका पति आपके साथ जबरन दुर्व्यवहार कर रहे हैं, आपके साथ गलत तरीके से सेक्स कर रहे हैं, आप जाइए मेडिकल करवाइए, उसी वक्त कंप्लेंट लॉन्च करिए। इसका क्या मतलब है कि पहले तो आप पूरा एंजॉयमेंट ले रही है, आप अपने उसके साथ संबंध बना रही है, फिर आपको रियलाइज होता है नहीं नहीं मेरी शादी खराब हो रही है, तो अब मैं अननेचुरल सेक्स का एलिगेशन डालती हूँ इस पे। क्या आपके पास कोई मेडिकल एविडेंस है? क्या आपके पास उस टाइम की कोई कंप्लेंट है? आप, अगर आपको लग रहा है इससे मैं अपने पति को अरेस्ट करा दूंगी, इससे मैं एक मोटी सेटलमेंट कर लूंगी, मैं एक अच्छा अमाउंट ऑफ एलिमनी ले लूंगी, तो आपकी सोच गलत है, क्योंकि आप उसको अल्टीमेटली ट्रायल में प्रूव नहीं कर पाओगे। क्या ऐसा हुआ है ट्रायल्स में जब आपने इस तरह के केसेस में जहाँ फॉल्स एलिगेशंस होते हैं उन्हें प्रूव किया है कि ये फॉल्स है? बिल्कुल करा है, हमने एक्विटल लिया है कोर्ट से। मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ। मेरे केस के अंदर एफआईआर हो गया वुमेन सेल में। अब क्या है, 498 है, 406 के अंदर कोई अरेस्ट नहीं करता, तो वकील अक्सर सलाह देते हैं कि मैडम आप ना अननेचुरल सेक्स की धारा लगा दो, मैडम आप ना अपने ससुर पे रेप की धारा लगा दो, मैडम आप अपने देवर पे आउटरेजिंग द मॉडेस्टी ऑफ वुमेन की धारा लगा दो। आप उसको प्रूव कैसे करोगे? आपने क्या कहा, मेरे पति ने मेरे से जबरन एक गलत तरीके से एनल सेक्स करा। क्या सबूत है कि आपके पास, क्या कोई मेडिकल एविडेंस है दैट यू हैव बीन सब्जेक्टेड टू एनल सेक्स? मैंने प्रूव करा। उस लड़की ने कहा कि मेरे को अननेचुरल सेक्स के कारण पाइल्स का इशू हो गया, आई वॉज ब्लीडिंग थ्रू माई एनल, और मैंने अल्टीमेटली सर्जरी कराया। मैडम उसका जो डॉक्टर था ना, उसको मैंने विटनेस बॉक्स में बुलाया, उसने उसका पूरा मेडिकल दिखाया, पूरी मेडिकल हिस्ट्री दिखाई। जब उसकी मेडिकल हिस्ट्री सामने आई, कोर्ट वाज शॉक्ड कि इसको तो शादी से पहले कई साल से, 15-16 साल की उम्र से पाइल्स का इशू है, जिसको ये अननेचुरल सेक्स का रूप दे रही थी। सो ऑफ कोर्स वी गॉट एन एक्विटल। तो इस तरह के केसेस में जहाँ पर महिला का आरोप गलत साबित होता है फाइनली, कोई कार्रवाई होती है महिला पर? देखिए, कार्रवाइयाँ हो सकती हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हस्बैंड्स खुद ही नहीं कार्रवाई करते। हमारा लॉ प्रोवाइड करता है मैलिशियस प्रोसिक्यूशन के लिए। मैलिशियस प्रोसिक्यूशन का मतलब होता है कि अगर मुझे किसी ने फॉल्सली इम्प्लीकेट किया और मैं उस चक्कर में, मेरे ऊपर पूरा मुकदमा चला, पूरा ट्रायल चला, व्हाट इज द रेमेडी? मैं तो हिरास हुआ, ठीक है, मेरे को अदालत ने बाइज्जत बरी कर दिया, लेकिन उस सब का कॉम्पनसेशन, जो पूरे समाज में बात फैली उसका कॉम्पनसेशन, तो मैं हमेशा डेफोमेशन फाइल कर सकता हूँ, मैं मैलिशियस प्रोसिक्यूशन के लिए फाइल कर सकता हूँ। वी हैव द लॉज। बट हस्बैंड्स डोंट डू इट। मैम जनरली क्या होता है, अनफॉर्चुनेटली हस्बैंड और इन लॉज इतने ज़्यादा प्रेशर में आ जाते हैं कि 99% मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स में सेटलमेंट हो जाती है। देखिए, हमारे जो कोर्ट्स है वो भी पुश करते हैं कि आप सेटलमेंट कर लो।
सेटलमेंट कर लो मतलब कि लड़का-लड़की के बीच में जो फाइनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए वो हो जाए। वो हो जाए। तो कहीं न कहीं अगर केस झूठा है या केस में उतना दम नहीं है और प्रेशर में आकर तो ये प्रेशर टैक्टिक तो काम कर गई फिर। मैम, लड़कियां क्यों इतने इतने केसेस फाइल करती है? क्यों डोमेस्टिक वायलेंस, 125 मेंटेनेंस, ठीक है, उसके बाद CAW सेल कंप्लेंट, ये किया क्यों जाता है? व्हाट इज द मोटिव? मोटिव ये थोड़ी है इसको जेल में डालना है। मोटिव है इससे एलिमनी लेना है। मोटिव है कि मुझे अपनी चीजें वापस लेनी है। देखिए मैम, 90% केसेस में बहुत जेन्युइन एलिगेशन भी आता है कि ज्वेलरी इन लॉज और हस्बैंड के पास है। हस्बैंड्स खुद ईमानदारी से आगे आके दे दे। नोबडी इज डिनाइंग देम। आपको पता है जब एक CAW सेल का कंप्लेंट होता है उसमें एक डाउरी लिस्ट लगती है। उनको बकायदा मौका देता है इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर कि आप एडमिटेड लिस्ट ऑफ डाउरी बना के लाइए, और जो आप वापस करना चाहते हैं वापस भी करिए इनको सामान। आपके पास वो अपॉर्चुनिटी है, मानिए उस चीज को कि मेरे पास पड़ा है, ईमानदारी से वापस करिए। देखिए, किसी भी लड़की को जो भी ज्वेलरी उसके शादी के दौरान दिया जाता है, चाहे उसके ससुराल के पक्ष से या उसके पेरेंट्स के पक्ष से, यानी कि जो उसके मायके से मिल रही है या उसको कोई दोस्त गिफ्ट कर रहा है, कोई नाते रिश्तेदार गिफ्ट कर रहा है, तो वो सब जो उसको वैल्यूएबल, जो उसको कैश, जो उसको ज्वेलरी दिया जा रहा है, वो उसका स्त्री धन है। उस पे उसका कानूनी हक है। देखिए, पहले स्त्री धन का कॉन्सेप्ट क्या था? कोई भी महिला बहुत रेयर वर्किंग होती थी, तो सोशल सिक्योरिटी बनाने के लिए, उस औरत को मजबूत करने के लिए उसको शादी के टाइम गोल्ड दिया जाता था, उसको कैश दिया जाता था कि कोई बुरे वक्त में ये ज्वेलरी एक एसेट है, उसका साधन है, उसको सिक्योर करने के लिए उसके काम आएगा। टर्म क्या है? स्त्री धन, स्त्री का धन, एक अ वुमेन्स प्रॉपर्टी। ना तो उस पे उसके हस्बैंड का राइट है, ना उसके इन लॉज का राइट है। तो उसको ईमानदारी से वापस करिए ना, क्यों उसको किसी कोर्ट को अप्रोच करना है? ऐसा भी देखा गया है कि जो जेन्युइन केसेस होती हैं, जहाँ हम्म। महिलाएँ वाक़ई पिस रही हैं, दुखी हैं और वहाँ हस्बैंड्स के ऊपर जो आरोप हैं, वो साबित नहीं हो पाते क्योंकि कोर्ट्स इतने सारे फ़ॉल्स केसेस देखती हैं। ये बात मैं अग्री करती हूँ, ऐसा होता है। देखिए, मैं एक चीज कहती हूँ, आप जितना अपने केस को सही से प्रेजेंट कर सकते हैं, आप जितने सही तरीके से उसको जितना सच बोल के प्रेजेंट करेंगे, डेफिनेटली कोर्ट आपको सुनेगा। अगर देखिए, जहाँ जेन्युइन एविडेंसेस है, जहाँ पे कोर्ट को भी देखिए, कानून अंधा नहीं है। कानून कोर्ट को भी दिखता है। कोर्ट ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही महिलाओं के खिलाफ चला गया है। सुप्रीम कोर्ट ने डेफिनेटली कहा है दैट women आर misusing द डाउरी लॉज, women आर यूजिंग द डोमेस्टिक वायलेंस लेजिस्लेशन। डेफिनेटली सुप्रीम कोर्ट हैज सेड दिस, बट कोर्ट एक बैलेंस बनाता है। कोर्ट ये नहीं कहता कि मैं मेल्स के साथ हूं या मैं फीमेल्स के साथ हूं। कोर्ट कहता है मैं विक्टिम के साथ हूं। जहाँ पे जेन्युइन केस है, एविडेंसेस है, और फीमेल्स आर एबल टू प्रूव देयर एलिगेशंस, वहाँ कोर्ट उनका पूरा साथ देगा और देता है। आपने वकीलों की बात की अभी कुछ देर पहले। बहुत सारे वकीलों को भी कटघरे में खड़ा किया जाता है, उन पर इल्ज़ाम लगता है कि वो भड़काते हैं, गलत तरीके से एलिगेशंस लगवाते हैं, जिसकी वजह से शादियाँ जो बच सकती हैं, वो टूट जाती हैं। मैम, मैं इसके लिए एक ही चीज कहूंगी। देखिए, हमारे लिए ना एक टर्म यूज होता है, सोशल इंजीनियर्स। सोशल इंजीनियर्स का मतलब होता है कि हम सोसाइटी को प्रोटेक्ट करेंगे। अल्टीमेटली एज एन एडवोकेट, मेरे को सब देश के संविधान का भी सम्मान करना है, मेरे को लेजिस्लेशन का भी सम्मान करना है। आप मेरे पास एक लेमैन आते हैं, आपको कानून की समझ नहीं है, मैंने कानून की पढ़ाई करी है। अगर देखिए, मेरे को पता है कि मेरा क्लाइंट कितना सच कितना झूठ बोल रहा है, एज अ लॉयर मेरी ड्यूटी बनती है, मेरी जिम्मेदारी बनती है, मेरी समाज की तरफ जिम्मेदारी बनती है कि मैं एक अच्छा गाइडेंस दूं। मैं क्यों अपने क्लाइंट को सिखाती हूँ कि नहीं तो अपने पति पे अननेचुरल सेक्स की एलिगेशन लगा, नहीं तो अपने अपने फादर इन लॉ के ऊपर रेप का एलिगेशन लगा, नहीं तो अपने बच्चे से पॉक्सो की एलिगेशन लगवा। मैं क्यों ऐसी गाइडेंस दे रही हूँ? क्या मैं समाज को इतना बुरा बनाना चाहती हूँ? वाई? आई एम इक्वली रिस्पॉन्सिबल फॉर द सोसाइटी एज अ लॉयर। आप अगर देखिए, मैं एज अ प्रैक्टिस करती हूँ, आई एम अ मैट्रिमोनियल प्रैक्टिशनर। मैं इस चीज को हमेशा कहती हूँ जब मेरे पास कोई भी क्लाइंट ब्रीफ लेकर आता है कि मैम मेरी शादी में दिक्कत है, हमारे कोर्ट में, हमारे कानून में एक बहुत अच्छी चीज बनी है, प्री लिटिगेशन मीडिएशन। मतलब आप
ठीक है, आप नाते रिश्तेदारों के बीच में बैठ के समझौता नहीं कर पा रहे हो। आपको आपके मीडिएशन सेंटर्स बने हैं जगह-जगह। आपके ह जैसे हमारे दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर एक समाधान नामक मीडिएशन सेंटर है। उसमें ट्रेन्ड सर्टिफाइड मीडिएटर्स होते हैं। आप प्री लिटिगेशन मीडिएशन की एप्लीकेशन डालिए। वो लोग लड़के को भी बुलाते हैं, लड़की को भी बुलाते हैं, परिवार वाले भी आते हैं साथ में। आप बैठ के वो पहले तो एक इंसान का पक्ष सुनते हैं, फिर वो दूसरी पार्टी का पक्ष सुनते हैं, वो बैलेंस आउट कराते हैं दोनों के बीच में। वो आपको हेल्प करते हैं एक एमिकेबल सॉल्यूशन पे आने के लिए। देखिए, पहले ट्राई करिए कि अगर आपकी शादी में कुछ प्रॉब्लम्स हैं, कुछ डिफरेंसेस हैं, आप मैरिज काउंसलर्स के पास जाइए, उन्हें सॉल्व करने की ट्राई करिए। देखिए, रिश्ता बनाना बहुत बहुत ईज़ी है, बट उसे निभाना बहुत मुश्किल है। तोड़ना तो उससे आसान काम है। शादी तोड़ना इज़ नो सॉल्यूशन। आप एक काम करिए, नई मैरिज वर्कआउट कर रही, मैरिज काउंसलिंग लीजिए। अगर मैरिज काउंसलिंग से भी रिजल्ट आता है कि नहीं वर्कआउट हो रहा, तो आपस में बैठ के डिसाइड करिए फाइनेंशियल टर्म्स एंड कंडीशंस, उसे क्यों ऐसा एमिकेबली हो नहीं अलग पा रहा करिए। है? मीनल, ऐसा क्यों नहीं हो पा रहा? ये कॉमन सेंस क्यों लोग नहीं अपना पाते, या फिर ग्रीड है? मैम, ग्रीड है। ग्रीड इज़ अ राइट टर्म टू यूज़। देखिए, मैं आपको एक बात बताती हूँ। चाहे वो लड़का है, चाहे वो लड़की है, दोनों एफर्ट्स नहीं करना चाहते। अगर पहले क्या होता था, पहले जब हमारे पेरेंट्स की जनरेशन थी, कॉम्प्रोमाइज़ सीखा था करना। हमें पता था कि नहीं, हमें इस रिश्ते को चलाना है। हम कहीं न कहीं, मैं ये नहीं कहती कि आप मार खा के चलाओ। मैं ये नहीं कहती आप सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करो। मैं ये नहीं कहती आप एक चीटिंग पार्टनर के साथ रहो। बट मैं कहती हूँ जहाँ छोटे-छोटे डिफरेंसेस है, कंपैटिबिलिटी इश्यूज़ है, आप काउंसलिंग लेके ट्राई तो करो। चलो, अगर नहीं हो रहा, आप मीडिएशन में आओ, आपस में बैठो, जो जेन्युइन लड़की को देना बनता है हस्बैंड भी दे। अगर उसकी ज्वेलरी आपके पास है, प्लीज़ रिटर्न इट बैक टू हर। आपके बच्चे हैं। अगर लड़की अच्छा कमा रही है, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है, पढ़ी लिखी है, तो उसके क्या राइट्स हैं? क्या उसे एलिमनी मिलेगी? क्या उसे मेंटेनेंस मिलेगी? देखिए मैम, अब अच्छा कमा रही है का डेफिनेशन क्या है? देखिए, आई माइट बी अर्निंग वेल, माय हस्बैंड माइट बी अर्निंग मच मोर देन मी टुडे। तो मैं एक अच्छे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग से रह रही हूँ। देखिए, कानून की नजर में हस्बैंड इज बाउंड टू प्रोवाइड बेसिक लिविंग फैसिलिटीज टू वाइफ एंड चिल्ड्रन। तो ऐसा नहीं है कि अगर इफ यू आर अ वर्किंग वाइफ तो आपके कोई राइट्स ही नहीं है। वर्किंग वाइफ का काम क्या है? अपने हस्बैंड को सपोर्ट दे रही है, घर चलाने में मदद कर रही है, पर वो उस घर को रन भी तो कर रही है। आज देखिए, औरत अगर सोशली रिस्पॉन्सिबल है, तो वो इकोनॉमिकली भी कंट्रीब्यूट करना स्टार्ट हो गई है। क्या ऐसा होता है? क्या हस्बैंड्स किचन में आके कंट्रीब्यूट करते हैं? क्या हस्बैंड कहता है कि मैं आपके बच्चे को, अपने बच्चे को ड्रेस कर देता हूँ स्कूल के लिए? जिम्मेदार मैरिज में दो बोथ आर इक्वल। आप दोनों जिम्मेदारी निभाइए ना। आप एक बैलेंस बनाइए। और आपने मुझसे जो सवाल करा है वर्किंग वुमन का, देखिए कानून ये कहता है, एज फार एज अ वर्किंग वुमन इज कंसर्न्ड, अगर मेरा बहुत ज्यादा फाइनेंशियल डिफरेंस है, और अब वर्किंग वुमन क्या हो सकता है मैं 10,000 पे कमा रही हूँ, तो क्या उस 10,000 में मैं सर्वाइव कर सकती हूँ? आंसर इज नो। अगर आप मुझे कह रहे हो कि लीव माई हाउस, मेरा घर छोड़ के जाओ, तो प्रोवाइड मी एन ऑल्टरनेट अकोमोडेशन, बिकॉज लीगली यू आर बाउंड टू प्रोवाइड दैट। हाँ, मतलब एक महिला जो डिवोर्स चाहती है या जिससे डिवोर्स मांगा जा रहा है, उसे रहने के लिए घर मिलना चाहिए, मिलना चाहिए। आप उसके सर पे, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ हर। इर्रिस्पेक्टिव शी इज अर्निंग, शी इज नॉट अर्निंग। हाँ, कानून मेंटेनेंस देने के टाइम ये देखेगा, बहुत सारे फैक्टर्स देखे जाते हैं, जैसे स्टेटस ऑफ लिविंग, इंडिपेंडेंट सोर्स ऑफ इनकम, एंड मेरे पास क्या एसेट्स है। उसके बाद जो लड़का है उसके कितने डिपेंडेंट्स है, उसका सोर्स ऑफ इनकम। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कंसीडर किए जाएंगे। और ऐसा नहीं है कि अगर आप वर्किंग वुमेन है तो आपको मेंटेनेंस नहीं मिल सकता, डेफिनेटली मिल सकता है। इट विल डिपेंड कि आपके और ओवरऑल सर्कमस्टांसेस क्या है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट, अदर हाई कोर्ट्स, सबने क्राइटेरियन लेट डाउन करे हैं। अभी रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई थी जिसमें उन्होंने मेंटेनेंस के पूरे क्राइटेरियन डिसाइड करे कि दीज आर द फैक्टर्स जिनके बेसिस पे हम अपना मेंटेनेंस कैलकुलेट करेंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि हस्बैंड अगर 1 करोड़ कमा रहे तो 1 करोड़ का 1 करोड़ ही वाइफ और बच्चे को जाएगा। नो। क्या वो पति खाना नहीं खाएगा? क्या उसको अपने माँ बाप मेंटेन नहीं करने? क्या उसको और खर्चे नहीं करने? आंसर इज नो। कोर्ट हमेशा बैलेंस मेंटेन करता है।
साथ ही पेरेंटल प्रॉपर्टी में एक महिला का कितना, एक बीवी का कितना हक हो जाता है जब वो अलग होने की कगार पर है। मैम देखिए क्योंकि उस पेरेंटल प्रॉपर्टी में हो सकता है कि इन-लॉज़ भी रह रहे हों, हस्बैंड के दूसरे रिलेटिव्स भी हों, मैम उनका भी देखिए, एज फार एज पेरेंटल प्रॉपर्टी इज कंसर्न्ड, एक डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में टर्म है मैट्रिमोनियल हाउस। देखिए, मैट्रिमोनियल हाउस में रहने का एक डॉटर इन लॉ का तब तक राइट है, चाहे वो उसके इन लॉज की प्रॉपर्टी है, जब तक वो उस प्रॉपर्टी के अंदर नॉनसेंस नहीं मचा रही है। देखिए, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट बहुत क्लियर है इस चीज पे कि अ डॉटर इन लॉज राइट इन द मैट्रिमोनियल हाउस इज नॉट इंडिफिजिबल। मतलब मैं ये नहीं कह सकती, मैं ऐसा नहीं कर सकती कि मैं नॉनसेंस भी करूं, मैं लड़ाई झगड़े भी करूं, और मैं अपने सीनियर सिटीजन इन लॉज को परेशान भी करूं और फिर कहूं नहीं मेरा इसमें कानूनी हक है रहने का। आंसर इज नो, यू डोंट हैव दैट राइट। आपको एकोमोडेशन प्रोवाइड करना आपके पति की जिम्मेदारी है, आपके फादर इन लॉ की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है वो। लेकिन जब भी कानून कहते हैं, जब भी इट विल बी डॉटर इन लॉ वर्सेस अ सीनियर सिटीजन, the rights of a senior citizen would supersede। सीनियर सिटीजन के अलग लॉज हैं, अलग फोरम्स हैं। तो आप ये अगर सोच रहे हो ना कि मेरा इसमें 100% हक है, तो गलत है। यहाँ पर हम सीनियर सिटीजन की बात कर रहे हैं मीनल, बहुत सारे सीनियर सिटीजन्स फादर इन लॉज खासकर कई केसेस में कटघरे में आ जाते हैं और वो कहते हैं कि उन पर झूठे आरोप लग रहे हैं। 100%। ये मैं आपको उनके एक बड़ा लिए इंटरेस्टिंग केस जी। बताती हूँ। 20 years की मैरिज है। फादर इन लॉ वॉज रिटायर्ड फ्रॉम अ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, फ्रॉम वेरी रेप्यूटेड पोस्ट। उस इंसान ने पूरी अपनी लाइफ की जमा पूंजी लगा के एक बहुत अच्छा घर बनाया, बेटी की शादी कराई, बेटा बहू लाया, पोता पोती हुए। मैरिज में डिफरेंसेस आ गए, क्यों? क्योंकि हस्बैंड ने अपनी वाइफ को एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में पकड़ लिया। वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट सिचुएशन। इंस्टेड ऑफ एक्सेप्टिंग हर मिस्टेक, उस डॉटर इन लॉ ने उस बेचारे बूढ़े फादर इन लॉ पे 20 साल की शादी के बाद एलिगेशन लगाया वुमेन सेल की कंप्लेंट में कि मेरा फादर इन लॉ मेरे को सेक्सुअली असॉल्ट करता है, मेरा मिसयूज करता है, अपनी शारीरिक नीड्स पूरी करता है मेरे थ्रू। मैं उस डॉटर इन लॉ से आज सवाल करती हूँ, क्या 20 साल तक तुम ये सहती रही? एंड शी इज अ वर्किंग वुमन। उसके बाद वो एलिगेशन लगाती है कि मेरी बेटी के साथ भी बदतमीजी करता है। अरे आप अपने लिए स्टैंड नहीं लोगे, अपनी बेटी के लिए तो स्टैंड लोगे। आपको फिर उस घर में रहना क्यों है? मैम, इट इज वेरी सिंपल टू ब्रिंग somebody अंडर लॉट ऑफ प्रेशर। ऑफ कोर्स वो बेटा तो प्रेशर में आएगा सेटलमेंट के लिए, वो एलिमनी देने के प्रेशर में आएगा क्योंकि उसका फादर अब कटघरे के अंदर आ गया है। ये बहुत अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है कि जैसे ही मैट्रिमोनियल टाइज वर्स होते हैं, जैसे ही मैट्रिमोनियल इश्यूज आने स्टार्ट होते हैं, डॉटर इन लॉज को सबसे ज्यादा इजी टारगेट लगते हैं उनके बूढ़े फादर इन लॉ, उनके देवर, उनके जेठ, उनके नंदोई। क्योंकि उनको पता है कि जैसे ही हम इन सबको अटैक करेंगे, हमारे पति तो हमारे साथ सेटलमेंट करेंगे ही करेंगे। मुझे कई विक्टिम्स, मेल विक्टिम्स ने फ़ोन करके कहा कि अ, ऐसे मामलों में सेटलमेंट बैन कर देनी चाहिए क्योंकि सेटलमेंट के लिए ही ये सब किया जाता है। मैम देखिए, मैं आपको एक चीज बताती हूँ, इसके लिए हस्बैंड्स का, इन लॉज का मजबूत होना बहुत जरूरी है। देखिए, कोर्ट बहुत इजीली आपको एंटिसिपेटरी बेल ग्रांट करती है। आपको, आप अच्छे से अपने फैक्ट्स प्रेजेंट करें, अच्छा कानूनी सलाहकार ले, आई मीन अच्छा लॉयर एंगेज करें। उसके बाद आपको लीगल अवेयरनेस होनी चाहिए। अगर आपको लगता है, फॉर एग्जाम्पल, कि शी इज क्रिएटिंग नॉनसेंस इनसाइड द हाउस, आप कैमरास लगवाओ ना। सीसीटीवी कैमरा में तो आ ही जाएगा, आप वॉइस कैमरास लगवा लो। बट सबसे ज्यादा इस टाइम जरूरत क्या है? इस कानून को अमेंड करने की। सोशल रिफॉर्म की ज़रूरत है सोशल और रिफॉर्म्स, लीगल रिफॉर्म्स की लीगल बहुत रिफॉर्म। जरूरत है। क्योंकि जो एक सुसाइड हुआ है अतुल सुभाष का, और जो उन्होंने वीडियो बनाया मरने से पहले, सुसाइड नोट लिखा, उसमें उन्होंने पूरे लीगल सिस्टम को भी कटघरे में खड़ा किया है कि कैसे वकील, जज वगैरह सब मिले हुए थे। मैम बहुत ऐसा नहीं है कि हर कोई ऐसा होता हो, लेकिन ये भी एक समस्या है। मैम बहुत अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है। आप एक चीज देखिए, क्या सिर्फ वकील और जज रिस्पॉन्सिबल हैं?
क्या ये पुलिस वाले रिस्पॉन्सिबल नहीं है? आप इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी हो। द लॉ ऑपरेट्स हैंड इन हैंड विद पुलिस एंड लॉयर्स। आप क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का पार्ट हो। उन्होंने तो पूरे सिस्टम को ही कटघरे में मैम, खड़ा किया है। आप एक चीज बताइए, आज मैं कंप्लेंट फाइल करती हूँ, वुमेन सेल बने, अल्टीमेटली वुमेन की प्रोटेक्शन के लिए बने। जब एक महिला कोई भी आरोप लगा रही है, आप क्यों उस हस्बैंड को, उस फादर इन लॉ को, उस देवर को कोई अपॉर्चुनिटी नहीं देते कि अपना रिप्लाई फाइल करो, अपने फेवर में सबूत दिखाओ? मैम, मैं आपको बताती हूँ, मैंने अभी, जब मैं जिस फादर इन लॉ की आपको बात बता रही थी, मैंने बहुत सारे ऐसे एविडेंसेस दिखाए पुलिस को कि वो डॉटर इन लॉ उनके साथ अच्छे से फोटोज खिंचवा रही है, फंक्शंस एंजॉय कर रही है, वो कभी उनका बर्थडे केक कटवा रही है, कभी उनके साथ कुछ और कहीं पिकनिक पे है, किसी वेकेशन पे है। क्यों इन सबूतों को नजरअंदाज किया जाता है? अगर हमारा पुलिस सिस्टम अच्छा हो जाए, तो हमारी क्या इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी अच्छे से काम करे। उस केस में क्या हुआ फिर फाइनली? अभी देखिए, वो मैटर सब जुडिस है। पुलिस ने मेरे सबूत ले लिए, पुलिस शांत हो गई, मेरे फादर इन लॉ को अरेस्ट नहीं करा। उनको भी समझ आया कि झूठा एलिगेशन है। अब चार्जशीट प्रिपेयर होगा, देखिए उस चार्जशीट के अंदर क्या आता है। जैसा मैंने अतुल सुभाष के सुसाइड की बात की, बहुत दुखी होकर उन्होंने अपनी जान दे दी और इंडिया में इस तरह के सुसाइड्स, खासकर मेल सुसाइड्स बढ़ रहे हैं। महिलाओं की ऑफ कोर्स ज़्यादा सुसाइड होते हैं मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट में अकॉर्डिंग टू फिगर्स, लेकिन मेल सुसाइड्स भी बढ़ रहे हैं। तो कैसे इन्हें एड्रेस किया जाए? देखिए, मैं एज अ लॉयर सिर्फ एक ही चीज़ बोलना चाहूँगी इस चीज़ पे, हमें लीगल रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। मेरे पास ऐसे कई कानूनी मुकदमे आए जिनके अंदर अब मेल वॉज विक्टिमाइज्ड, उसके साथ वायलेंस हुआ, मेरे डोमेस्टिक पास वायलेंस, डोमेस्टिक वायलेंस हुआ, यानी पत्नी ने पति पत्नी ने पर। पत्नी ने मारा। मेरे पास एक केस है मैम, उसके अंदर एक वीडियो है, मैंने वो एविडेंस लगाया है अपने डिवोर्स केस के अंदर, जहाँ पे वाइफ अपने हस्बैंड को एक सीजन बैट से मार रही है। आज मेरे पास पूरा एमएलसी बना है उस चीज का, उसको प्रॉपर चोटें हैं, उस पे उसका, एंड ही हैड मैसिव हेड इंजरी। वो तो उसको मारना चाहती थी उस दिन। बट व्हाई डोंट यू वांट, व्हाई मेल शुड नॉट बी प्रोटेक्टेड? तो डोमेस्टिक वायलेंस का जो लॉ महिलाओं को बचाने के लिए बना हुआ था, वो एक्चुअली जेंडर न्यूट्रल होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि डोमेस्टिक वायलेंस का लॉ जेंडर न्यूट्रल बने, because it is not just females who are victimized, unfortunately lot of males are even victimized. क्योंकि मैं जो रिसर्च में आंकड़े देख रही थी, 1000 मेल्स में से कम 29 ऐसे होते हैं जो कि महिलाओं के, अपनी पत्नियों के हाथों डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार होते हैं। भले ही ये संख्या कम हो, लेकिन ये संख्या है और ये मायने रखती है कि मर्दों के ऊपर भी वायलेंस हो रहा है। और जो मेल राइट्स मूवमेंट है, वो कहीं ना कहीं अपनी बात दर्ज करा रही है कि अगर कुछ गलत हो रहा है तो उसकी भी सुनी जानी चाहिए। बिल्कुल सुनी जानी चाहिए मैम। देखिए, अनफॉर्चुनेटली हमारे समाज में एक धारणा है कि जब भी कोई शादी खराब होती है, बर्बाद होती है, खत्म होती है, तो हस्बैंड को एक कटघरे में सबसे पहले खड़ा किया जाता है। क्यों? क्या एक औरत गलत नहीं हो सकती है? क्या उसके एक्शंस गलत नहीं हो सकते हैं? देखिए, शादी चलाने के लिए दोनों रिस्पॉन्सिबल है। बहुत सिचुएशंस ऐसे होते हैं जहाँ पे हस्बैंड बेचारा सिर्फ बैलेंस कर रहा होता है अपनी मदर और अपनी वाइफ के बीच में। जहाँ उसका बैलेंस बिगड़ा, वो रिस्पॉन्सिबल बन जाता है, वो विक्टिमाइज हो जाता है। मैंने खुद, मेरे पास ऐसी कई कई केसेस आए हैं जहाँ पे फीमेल्स हैव बीन वेरी अब्यूजिव, मारपीट कर रही हैं, चीज़ें तोड़ रही हैं, इन लॉज के साथ बदतमीजियाँ कर रही हैं, इन लॉज को विक्टिमाइज कर रही हैं, उसके बाद कानून का फायदा उठा रही हैं। तो मेरे को लगता है इस टाइम ज़रूरत है कि हम कुछ ऐसे रिफॉर्म्स लाएं कि जहाँ पे अगर प्रोसिक्यूशन गलत साबित होता है, जहाँ पे साबित होता है कि ये मुकदमा झूठा था, ये एलिगेशन झूठी थी, कुछ ना कुछ ऐसे पीनल प्रोविजंस आने चाहिए, कुछ ऐसा लॉ में अमेंडमेंट आना चाहिए कि एक सोशल मैसेज जाए कि नहीं, आप इस कानून का मिसयूज नहीं कर सकते हो। देयर हैज टू बी अ रिफॉर्म। व्हाई अतुल सुसाइड? किसी को सुसाइड करने की क्यों नौबत आए? देखिए, वो लड़की रीसेटल हो जाएगी लाइफ में, अभी तो लेकिन वो अरेस्ट हो गई है। अभी तो वो अरेस्ट हो गई। हम्म। मैं कहती हूँ
कोई भी शादी टूटती है, कोई भी लड़का अगर सुसाइड करता है, वो लड़की रीसेटल हो सकती है लाइफ में, क्या उन माँ-बाप का बच्चा वापस आ सकता है? आप आज उनको 2 करोड़ कॉम्पेंसेशन दे दो, 10 करोड़ कॉम्पेंसेशन दे दो, बट उन माँ-बाप से पूछो जिनका बच्चा गया है, देयर हार्ट ब्लीड्स, कैन यू कॉम्पेंसेट देम? और क्या जो झूठे एलिगेशन से इज्जत जाती है, जो इतने सालों की कमाई हुई इज्जत है, क्या वो कॉम्पेंसेट हो सकती मैम है? जब कोर्ट में लोग आते हैं ना, लड़के के पेरेंट्स आते हैं, आँसू निकलते हैं उन लोगों के। हर ओके, आप उनको बाइज्जत बरी कर दोगे। क्या आप उनको जो उनका हैरासमेंट हुआ है, आपको क्या लगता है जब एक एफआईआर रजिस्टर होती है, तो क्या इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर इन लोग को छोड़ता है? थाने में बुलाता है, इन्वेस्टिगेट करता है, सबूत माँगता है, स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड करता है, अल्टीमेटली उनको हैरास करता है कि भाई अंदर बंद कर देंगे, कुछ दे के जाओ हमें। या आप वेयर इज़ दैट अकाउंटेबिलिटी? आई थिंक इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी के साथ-साथ कुछ वकीलों की भी मॉरल ज़िम्मेदारी है। मैम देखिए, वकीलों की बिल्कुल मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू गाइड देयर क्लाइंट्स वेल। बट अपने ऑफिस ऐसा को हो गुड। नहीं रहा है, ऐसा बहुत सारे तभी तो इतने सारे फॉल्स केसेस होते हैं। मैम देखिए, बहुत सैड सिचुएशन है कि हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ लॉयर समझना ही नहीं चाहते। हमें लगता है क्लाइंट है, पैसे कमाए, इससे अपनी कुछ अपने इकोनॉमिक इंटरेस्ट के कारण हम गाइडेंस ही नहीं देते प्रॉपर। हम कहते हैं नहीं, आप केसेस फाइल करो, आप डोमेस्टिक वायलेंस फाइल करो, आप सीएडब्ल्यू सेल डालो, आप 125 मेंटेनेंस डालो, आप डिवोर्स डालो, आप दुनिया जहान की एलिगेशंस लगाओ। क्यों लगाओ? अरे नई शादी ठीक चल रही, प्लीज अप्रोच द मीडिएशन सेंटर। मैंने तो यहाँ तक सुना है कि कई लॉयर्स कट लेते हैं एलिमनी मेंटेनेंस और प्रॉपर्टी में जो मिला है। ऐसा है, कुछ सर्टेन टाइप ऑफ लॉयर्स हैव दिस प्रैक्टिस कि वो एक अपना अमाउंट फिक्स कर लेते हैं, एक इट्स अ मैल प्रैक्टिस। प्रैक्टिस है और उसकी वजह से भी बहुत सारी शादियाँ टूटती हैं। मैम ये नहीं कहूंगी शादियां टूटती है, बट ये कहूंगी कि बहुत सारे फॉल्स केसेस फाइल होते हैं। क्योंकि देखिए, अल्टीमेटली केस फाइल करने के पीछे आइडिया क्या है? मैं उसको जेल तो नहीं भेजना चाहती, बट मैं उसको प्रेशर में लाना चाहती हूँ। मैं इसे प्रेशर ट्रिक बनाना चाहती हूँ। आज अल्टीमेटली डोमेस्टिक वायलेंस लॉ, 498 ए लॉ, दैट इज डाउरी लॉज और क्रुअलिटी लॉज, ये सब एक प्रेशर ट्रिक तो बन के रह गए हैं। लेकिन हाँ, हमारे फॉर्चुनेटली हमारे जजेस, हमारे कोर्ट्स बहुत सेंसिटिव तरीके से ऑपरेट करते हैं। वो देखते हैं एलिगेशंस क्या है, ग्राउंड रियलिटीज क्या है, एंड सबसे अच्छी बात क्या है कि दे ट्राई एंड वर्क आउट अ मीडिएशन ऑल्सो। वो बार बार आपको कहते हैं कि इट्स अ मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट, आप आपस में बैठ के खत्म करने की इसे कोशिश करिए, आप आपस में बैठ के इसे समझा एक दूसरे को समझाने की कोशिश करिए। फैमिली कोर्ट काउंसलर्स हैं, मीडिएशन सेंटर्स हैं। अगर कोई पति इस तरह के झूठे केस का सामना करता है अपनी पत्नी से, पढ़ा लिखा है, उसे क्या करना चाहिए? व्हाट इज़ हिज़ लीगल राइट? लीगल राइट, देखिए लीगल राइट तो उसका तब स्टार्ट होगा जब वो अपने आप को सच्चा साबित कर पाएगा। अनफॉर्चुनेटली पहले तो उसको अपना डिफेंस ही करना पड़ेगा, अपने आप को डिफेंड करना पड़ेगा कोर्ट्स ऑफ लॉ में। हाँ, वो ये कर सकता है कि वो क्रुएलिटी के ग्राउंड्स पे अपना डिवोर्स फाइल कर सकता है, अपने बच्चों की कस्टडी मांग सकता है। पर हमारा कानून साथ साथ वाला जो कॉम्पेंसेशन का कॉन्सेप्ट आप सुनना चाह रहे हैं, वो नहीं देता है। आप उसको मैलिशियस प्रोसिक्यूशन में तब प्रोसिक्यूट कर पाओगे जब आप खुद को सच्चा साबित कर पाओगे। उसके लिए आपको अंत तक लड़ाई लड़नी पड़ेगी। बी प्रिपेयर्ड फॉर इट देन। यानी झूठे केस के मामले में जब तक आप जीत नहीं जाते, आपकी कोई सुनवाई नहीं आपकी है। कोई सुनवाई नहीं है। आपको पूरा, देखिए सबसे सैड सिचुएशन क्या है कि आपको पूरा ट्रायल गो थ्रू करना पड़ता है। और आप सबको पता है कि इंडियन जुडिशरी थोड़ा सा स्लो चलती चलती मुझे है। लगता है बहुत स्लो चलती है, थोड़ा तो अंडरस्टेटमेंट है। मैम ये भी एक चीज़ है, बट हुँ, अब कोर्ट्स में बहुत इम्प्रूवमेंट है। हुँ। अब कोर्ट्स काफ़ी अच्छे रिलीफ भी दे रहे हैं, एंड कोर्ट्स पहले पूरे फैक्ट्स को समझते हैं। ऐसा नहीं है कि एक औरत खड़े होके कहती है कि मुझे 1 करोड़ मेंटेनेंस चाहिए या एलिमनी चाहिए, तो कोर्ट उसको ग्रांट कर रहा है। नहीं कर रहा कोर्ट। कोर्ट कहता है अगर तुम्हें 1 करोड़ मेंटेनेंस या एलिमनी चाहिए तो प्लीज़ जाओ कमाओ उसको। सिंपली आपने उस आदमी से शादी कर ली तो आपका कोई बर्थ राइट नहीं क्रिएट हो गया उसकी पूरी वेल्थ पे। कोर्ट बैलेंस बनाता है।
जब हम कस्टडी की बात करते हैं, मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट में बच्चे सबसे ज़्यादा पिसते हैं। बहुत सारे केसेस में अगर मदर्स को कस्टडी मिल जाती है तो वो फादर को मिलने नहीं देती। तो यहाँ फादर के क्या कस्टोडियल राइट्स होते हैं? पहले तो मैं आप सबको एक चीज़ बताना चाहूँगी, बहुत ज़्यादा अनफॉर्च्यूनेट सिचुएशन है कि जो कस्टोडियन पेरेंट है, जिसके पास बच्चे की कस्टडी है, वो पेरेंट अपने बच्चे का माइंड पॉइज़न करना स्टार्ट कर देता है। अपने आप को उस बच्चे की नज़र में सही साबित करने के लिए। उसको ये साबित करने के लिए कि जो मैंने तेरे को तेरे दूसरे पेरेंट से जुदा किया है, वो जुदाई तुम्हारे लिए सही है क्योंकि तुम्हारा पेरेंट ही खराब है। नो, व्हाई? व्हाई डू यू वांट टू डू दैट? देखिए मैम, रिपीटेडली सुप्रीम कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने प्लेथोरा ऑफ जजमेंट्स में ये बात कही है दैट कैन अ पेरेंट कैन ओनली कॉम्प्लीमेंट द अदर पेरेंट. The parent cannot become a substitute for the other parent. Definitely the father has the custodian right, or the if the mother does not have the custody of the child, she also has all the rights for the custody. आप बच्चे को मिल सकते हैं, उसके साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं, उसके और ये सारे कानून हक प्रोवाइड करता है। मैं कहती हूँ किसी भी पेरेंट को एक कस्टडी एप्लीकेशन क्यों डालनी पड़े? क्यों आपको अपने बच्चे को कोर्ट बुलाना है? क्यों आपको उसको सारी चीज़ें दिखानी है? आप एमिकेबली बैठिए, आप नहीं साथ रह सकते, आपके बहुत लड़ाई झगड़े हैं, कोई बात नहीं, अलग-अलग रहो। बट हफ्ते में 3-4 दिन एक एक जना रखिए बच्चे को, वीकेंड पे जिस पेरेंट के पास कस्टडी नहीं है, उसको कस्टडी दो। पेरेंट को मिलने दो बच्चे के, पीटीएम्स एक साथ अटेंड करो, बच्चे की सारी एक्टिविटीज़ में बट पार्टिसिपेट मोस्ट ऑफ करो। द केसेस में ऐसा होता मैम नहीं है। होता नहीं है बट अल्टीमेटली विक्टिम कौन है? ना तो वाइफ है, ना हस्बैंड है, बच्चा है। देखिए ट्राई एंड अंडरस्टैंड बच्चे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट के लिए, बच्चे के शारीरिक और मानसिक विकास के लिए दोनों पेरेंट का उसकी लाइफ में मौजूद रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए अ मदर हैज टू रियलाइज, एक मदर कभी फादर नहीं बन सकती बच्चे के लिए, ना ही एक फादर मदर बन सकता है। आप एक दूसरे को पेरेंटिंग में कॉम्प्लीमेंट कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूट्स नहीं बन सकते एक दूसरे का। जब एक देखिए, अगर किसी का नेचुरल डेथ हो गया या किसी पेरेंट का डेथ हो गया तो बहुत अनफॉर्चुनेट सर्कमस्टांस है। तब तो दूसरा पेरेंट जो पेरेंट जिंदा है, वो जो पेरेंट डेड हो गया उसकी जिम्मेदारियां पूरी करता है, लेकिन उस बच्चे की लाइफ में खालीपन रहता है। आप एक बच्चे को अपने दूसरे पेरेंट के लव एंड अफेक्शन से कैसे वंचित रख सकते हो, और रखना भी क्यों चाहते हो? दोनों पेरेंट्स की इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इक्वल राइट्स है। बच्चा किसी की प्रॉपर्टी नहीं है। वो घर नहीं है कि मेरा घर है वो तेरा घर है। बच्चा दोनों का है, दोनों लाए हो ना दुनिया में, तो दोनों का इक्वल राइट है। पर ज़्यादातर केसेस में हम ये अंडरस्टैंडिंग नहीं देखते हैं, जिसकी वजह से बच्चे पिसते हैं। मैम इसके लिए हमारा गार्डियनशिप एंड वार्ड्स एक्ट का पूरा कानून है। अगर आपके पास अपने बच्चे की कस्टडी नहीं है, फाइल अ कस्टडी पिटिशन। उसमें इंटरिम कस्टडी के ऑर्डर्स होते हैं जिसमें कोर्ट आपको बकायदा विजिटेशन राइट्स देता है, आपको बच्चे को हॉलिडे में घुमाने के राइट्स देता है, हॉलिडे में उसके साथ टाइम स्पेंड करने के राइट्स देता है। अप्रोच कोर्ट्स ऑफ लॉ। और अगर ये महिला सोच रही है कि हाँ, मेरे बच्चे की कस्टडी नहीं मिल सकती, तो आपकी बहुत गलत सोच है। कोर्ट फर्स्ट डेट पे ऑर्डर करता है कस्टडी के। ऐसा नहीं है कि बच्चे को परमानेंटली दूसरे पेरेंट को दे देगा। उसके लिए बहुत सारे फैक्टर्स देखे जाते हैं कि परमानेंट कस्टडी किसको मिले, लेकिन टेम्परेरी कस्टडी दोनों पेरेंट्स की होती है। क्या हमारे सिस्टम में रिफॉर्म की जो गुंजाइश है आपको लगता है कि जल्दी होगी या फिर अभी इसमें टाइम लगेगा? मेरे को लगता है जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट रिपीटेड जजमेंट्स दे रहा है, सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में एक पीआईएल भी दाखिल हुई है कि इस लॉ को, डोमेस्टिक वायलेंस जी डायरी बिल्कुल हुई है। रिलेटेड लॉ को रिफॉर्म करने की ज़रूरत है। मैम लॉ को रिफॉर्म करने की डेफिनेटली ज़रूरत है। पहले भी रिफॉर्म्स आए हैं। पहले भी हमारा 498 ए आईपीसी का पूरा लॉ अमेंड हुआ था। उसके बाद ही वुमेन सेल्स आए थे। ठीक है। एंड ऐसे ही अभी दोबारा अमेंडमेंट्स की ज़रूरत है, सोशल रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, लेजिस्लेटिव रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। इसको जेंडर न्यूट्रल लॉ बनाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि बहुत अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है कि बार बार इस लॉ का मिसयूज हो रहा है। देखिए कानून एक प्रोटेक्शन के लिए बनाया जाता है, कानून जेन्युइन विक्टिम्स के लिए बनाया जाता है।
इसका मिसयूज़ रोकना भी बहुत इम्पोर्टेंट है। और इस मिसयूज़ को रोकने की भी ज़िम्मेदारी अब कोर्ट्स पर ही है, कोर्ट्स क्योंकि की बनती है, और हम 100% कोर्ट्स उम्मीद की करते बनती है, हैं, हम उम्मीद लॉयर्स की करते बनती है, बिल्कुल। पुलिस ऑफिसर्स की बनती है। बिल्कुल, आपने सही कहा, लॉयर्स की भी ज़िम्मेदारी है, पुलिस की भी ज़िम्मेदारी है, सिस्टम की ज़िम्मेदारी है कि इस लॉ को मिसयूज़ ना होने दिया जाए। बहुत-बहुत शुक्रिया हमारे साथ आज वन टू वन विद रिचा में शामिल होने के लिए, और थैंक इतनी यू मैम। बारीकी से, अच्छे तरीके से आपने समझाया कि किस तरह से इस मामले को टैकल किया जाए और क्या राइट्स हैं विक्टिम्स के। बहुत-बहुत शुक्रिया। हम उम्मीद करते हैं कि हमारे दर्शकों को ये पसंद आया होगा, और अपना फीडबैक हमें देना ना भूलें। बहुत-बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।